नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 3 ले रहे हैं। यानी हमने पार्ट 1 से जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग, डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने पार्ट 2 में डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पर चर्चा की थी। आज हम इसी टॉपिक के अगले कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच को मापने की क्या विधियां होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने जब प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में आपको जब प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग बताया था तो उसमें मैंने आपको एक क्लियर किया था कि प्रोफेसर मार्शल ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया है EP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q। इसके आधार पर आप प्राइस इलास्टिसिटी को जज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड के बारे में भी शॉर्ट में बताया था। बोथ आर द सेम थिंग। अनुपातिक विधि क्या होती है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन में कीमत में परिवर्तन का भाग दिया जाता है अनुपातिक परिवर्तन का, और ये दोनों का जो अनुपातिक परिवर्तन है वो निकलता कैसे है? अगर आपको मांग में अनुपातिक परिवर्तन निकालना है तो इसका तात्पर्य है कि मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालना तो कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, और उसको जब डिवाइड कर देंगे, और अगर इसको प्रतिशत विधि से करना है यानी इसको कन्वर्ट करना चाहें अगर हम अनुपात को, तो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 100, इफ वी जो है इसको अनुपात को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो है क्या हो जाएगा कि आपका जो अनुपात है वो प्रतिशत के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए प्रतिशत और अनुपातिक विधि एक ही होती है। आज हम कुल 4 मुख्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित की गई है या दी गई है। सबसे पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड यानी प्रतिशत विधि। दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट द प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच को मापने की सबसे सरल जो विधि है वो प्रतिशत विधि कही जाती है। इसको आप आनुपातिक विधि भी कह सकते हैं। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा किया गया, इसलिए इस विधि को फ्लक्स परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है यानी फ्लक्स की प्रतिशत विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार यदि जो है आपको प्रतिशत विधि के अनुसार अगर मांग की कीमत लोच की गणना करनी हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है EP बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि यहाँ मूल्य में परिवर्तन दिखाया गया है। नंबर 2 कॉलम में मांग में प्रतिशत परिवर्तन को दिखाया गया है, और तीसरा जो है प्राइस इलास्टिसिटी, और नंबर 4 इसकी डिग्रीज क्या होगी। मैंने मांग के लोच की जब श्रेणियां आपको कल करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली अनइलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेरोजगार मांग, बोथ आर द इमेजिनरी कंडीशन वी कांट सी आवर इकोनॉमिक सिनेरियो यानी ये काल्पनिक है और हम आर्थिक परिदृश्य में इनको हम नहीं देख सकते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की डिग्रीज होती है। ग्रेटर देन 1 जो लग्जरी कमोडिटी के बारे में कहा जाता है, इक्वल टू 1 जो है वो हमारी कंफर्ट गुड्स के बारे में कहा जाता है, उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 के बराबर होती है, और लेस देन 1 लाइफ सेविंग कमोडिटीज या हमारी जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जीवन की जो अनिवार्यताएं हैं उसकी जो कीमत लोच होती है वो इकाई से कम होती है। अब आप देखिएगा यहाँ 3 स्थितियां दिखाई है। पहली स्थिति में दिखाया गया है चेंज इन P यानी डेल्टा P 10%, डेल्टा Q 20%। फॉर्मूला हमारे पास में है, इसमें हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन 20% है, मूल्य में 10% है। इफ वी डिवाइड
द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन वी गेट द 2, और 2 इज जो है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी होगी ईपी ग्रेटर देन 1 होगी। सेकंड कंडीशन में देखिए बोथ आर द सिमिलर, यानी यहाँ पर चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। 10% उसके मूल्य में परिवर्तन है, 10% मांग में परिवर्तन है। दोनों को जब हम इसको फॉर्मूले में जब रखते हैं तो हमारा इसका जो वैल्यू है, जो मान है, वो 1 आता है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। थर्ड कंडीशन में देखिएगा डेल्टा पी 20% है, डेल्टा क्यू 10% है। आप देख रहे हैं डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी है, या यूं कह सकते हैं डेल्टा पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू है। अगर हम इसको फॉर्मूला रखते हैं तो 10/20 और ये 1/2.50 एंड 0.50 रिप्रेजेंट द लेस देन 1। इस प्रकार से तीनों डिग्रीज को आप निकाल सकते हैं और इसी प्रकार का आप एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा है टोटल आउटले मेथड। इट इज आल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर मार्शल की देन है। मार्शल ने इस विधि के अंतर्गत मूल्यों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के कुल मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया है। जैसा कि आप सामान्यतः पढ़ते हैं कि मांग का संबंध मूल्यों का संबंध मांग से होता है, और यहाँ पर हम मूल्यों के साथ में कुल व्यय पर उपभोक्ता का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताया गया है। इस विधि को प्रतिपादित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता का कुल व्यय अगर बढ़ता है तो वहां इलास्टिसिटी इकाई से अधिक होगी, यानी मोर इलास्टिक होगी, यानी ग्रेटर देन 1 होगी। सेकंड कंडीशन बताई कि अगर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का मतलब है इट मे बी डिक्रीज और इट मे बी इंक्रीज आल्सो, उस स्थिति में यदि उपभोक्ता का कुल व्यय स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो वहां प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। और थर्ड कंडीशन में मार्शल ने बताया यदि मूल्य कम होने पर कुल व्यय गिर जाए और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है इकाई से कम यानी लेस देन 1 होगी, जिसको आप अनइलास्टिक कहते हैं। मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूं कि अगर मूल्य और कुल व्यय में अगर विपरीत संबंध पाया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। दूसरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, इक्वल टू 1 होगी। थर्ड कंडीशन में मूल्य में परिवर्तन और कुल व्यय में परिवर्तन में जो संबंध है वो धनात्मक, वो पॉजिटिव। जिस दिशा में मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में अगर कुल व्यय बढ़ रहा है या घट रहा है तो वहां पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 होगी। इसको हम इस प्रकार से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले को लिया है। इस टेबल को आप देखिएगा, यहाँ ये दर्शाया जा रहा है लगातार मूल्य कम हो रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। मूल्य का कम होना मैंने यहाँ मांग को दिखाया बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6। और थर्ड कॉलम हमारा जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर का है। इफ वी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्राइस, यानी अगर हम मांगी की मात्रा को मूल्य से गुणा कर दें तो हमारे सामने क्या आता है, उपभोक्ता के द्वारा किया जाने वाला, उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय आता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आएगा 1 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। आप देखिएगा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6, 10, 12, 12, 10 और 6 है। पहली स्थिति देखिएगा जब मूल्य 6, 5, 4 लगातार गिर रहा है, उपभोक्ता का कुल व्यय 6, 10 और 12 हो रहा है। इस स्थिति तक यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। दूसरी स्थिति में देखिए जब मूल्य 4 से 3 हो रहा है या 3 to 4 हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसकी स्थिति में उपभोक्ता का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी वो 12 और 12 ही है, यानी 12 ही है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यानी मूल्य 4 रुपए प्रति इकाई होने पर भी उपभोक्ता 12 रुपए व्यय कर रहा है और 3 रुपए प्रति इकाई हो जाने पर भी उपभोक्ता का कुल व्यय 12 रुपए है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। तो इस स्थिति में देखिएगा
लगातार मूल्य 3 to 1 यानी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो आप देख रहे हैं उपभोक्ता का कुल व्यय भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है 12, 10 और 6, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा। ओ एक्सिस पर हमने प्राइस को दिखाया है, ओ एक्सिस पर हमने टोटल आउटले अथवा टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाया है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मैक्सिमम कितना है 12, तो हमने इसको लिया है 2 4 6 8 10 और 12। इस प्रकार से जब आप इसको प्लॉटेड करेंगे तो आपके सामने ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले नीचे गिरता हुआ, फिर इक्वल और फिर पीछे की ओर जाता हुआ। ये जो नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा है इस प्रकार ग्रेटर देन 1 को दिखा रहा है, ये इक्वल टू 1 को दिखा रहा है, और तीसरी स्थिति लेस देन 1 को दिखा रहा है, पीछे की ओर मुड़ रहा है। तीसरी जो विधि है वो है पॉइंट मेथड। इट इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर गोल्डिंग द्वारा किया गया था। इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है कि जब मांग वक्र के किसी निश्चित बिंदु पर, एक मांग वक्र के किसी निश्चित बिंदु पर यदि मांग की कीमत लॉस ज्ञात करनी हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ज्ञात करनी हो, तो हम ज्योमेट्रिक मेथड अथवा पॉइंट मेथड का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अनुसार यदि हमें मांग की कीमत लॉस ज्ञात करनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, EP इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बटा अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र के नीचे का भाग बटा मांग वक्र के ऊपर का भाग। अगर इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लॉस को ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काल्पनिक फिक्टिशियस या काल्पनिक मांग वक्र का निर्माण करते हैं और उसके लिए हम कोई भी एक लेंथ या दूरी मान लेते हैं। हमने मान लिया सपोज लेंथ ऑफ द डिमांड को 10 इंच, 10 इंच उसकी है। हमने एक डिमांड को इस डायग्राम में खींचा है, ये हमारा, इसका नाम मैंने दिया AB। अब क्या करना है, इस डिमांड कर्व को AB को हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट करने हैं। ये जो 0 दिया है यहाँ से मानते हुए 2 इक्वल पार्ट करने हैं। 1 पार्ट इज द अपर पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द लोअर पार्ट, है ना। अब जो अपर पार्ट है उसके फिर 2 इक्वल पार्ट करने हैं और जो लोअर पार्ट है उसके फिर आपको 2 जो है पार्ट करने हैं। देन वी गेट द 5 पॉइंट एंड द 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। इन पांचों बिंदुओं को मैंने A1, B1, C1, D1 और E1 के द्वारा मेंशन किया है, यानी इसको दर्शाया है। अब आप देखेंगे जब मैंने इसकी लेंथ 10 मानी है, 10 इंच मानी है, तो आप देखेंगे हर पार्ट जो है वो कितने का हो गया, 2.5 इंच का हो गया। 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.5। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी जज करनी है, इलास्टिसिटी जज करनी, प्रूव करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर का A1 बिंदु है, वहां इलास्टिसिटी इनफिनाइट होगी यानी अनंत होगी। B1 पर ग्रेटर देन होगी, C1 पर इक्वल टू 1 होगी, D1 पर लेस देन 1 होगी और E1 पर 0 होगी, क्योंकि डिग्रीज 5 प्रकार की होती है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ इसको कैलकुलेट किया है। A1 पर जब आपको कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड पर, मांग वक्र के नीचे का भाग A1B अपॉन A1A, ऊपर का भाग A1A हो गया, नीचे का A1B हो गया। तो नीचे का भाग A1 से लेकर B तक कितना हो गया, टोटली हो गया, पूरा ऊपर नीचे का भाग है 10 हो गया। ऊपर का भाग कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि A और A1 एक ही पॉइंट पे स्थित है, इसलिए 0 का भाग जब 10th में देंगे तो हमारा क्या आएगा, EP इक्वल टू इनफिनाइट यानी अनंत हो जाएगा। दूसरी अगर स्थिति में देखें B1 पर, तो B1B अपॉन B1A यानी नीचे का भाग 7.5 अपॉन अपर लिमिट में जो आएगा वो 2.5। If we divide 7.5 by 2.5, then we get the 3. Here the elasticity will be greater than 1. And the third condition, C1 पर C1B upon C1A, lower part 5, upper part 5, divide करेंगे equal to 1. यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी हो जाएगी यूनिटरी या इकाई के बराबर। इसके बाद में आपका आता है D1B upon D1A, लोअर पार्ट 2.5, अपर पार्ट 7.5, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1.3 या 0.33 कह सकते हैं। 0.33 रिप्रेजेंट द लेस देन 1 एंड द E1
पर अगर ज्ञात करेंगे E1/B E1/A, इसका मतलब है नीचे का भाग जो है वो 0 होगा और ऊपर का भाग पूरा का पूरा 10 हो जाएगा, यानी जो आपने A1 था उसका बिल्कुल रिवर्स है। और ऐसी स्थिति में जब 10 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर EP = 0 आता है। अब ये लास्ट मेथड है आर्क मेथड, चाप विधि। देखिए इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी हुई मात्रा में परिवर्तन छोटे आकार के न होकर बड़े आकार के परिवर्तन होते हैं तो हमें चाप विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो है, मांग की कीमत लोच को किसी मांग वक्र के निश्चित बिंदु पर ज्ञात न करके दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे चाप विधि या आर्क मेथड कहते हैं। अगर परीक्षा में आपसे इस प्रकार से जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वहां जो परिवर्तन है वो छोटे आकार के या बड़े आकार के? बड़े आकार के हैं, यू हैव टू अप्लाई द आर्क मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? EP = Q - Q1 अपॉन Q + Q1 मल्टीप्लाई बाय P + P1 अपॉन P - P1। यहाँ Q रिप्रेजेंट द ओल्ड डिमांड, पुरानी मांग, यानी मूल्य परिवर्तन से पहले की मांग। Q1 न्यू डिमांड, यानी न्यू डिमांड का मतलब मूल्य परिवर्तन के बाद की मांग। P ओल्ड प्राइस, P1 न्यू प्राइस। मैंने एग्जांपल लिया है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। 10 रुपए प्रति इकाई मूल्य होने पर 100 इकाई की मांग है। मूल्य जब 10 से बढ़कर 15 हो जाता है तो वह मांग जो है वो 100 से गिरकर 75 हो जाती है। और जब भी अभी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो हमने यहाँ रखा, यहाँ पर Q - Q1, Q यहाँ कितना है? 100, 100 में से 75 आपने घटाया अपॉन Q + Q1 यानी 100 + 75। उसके बाद में यहाँ पर है P + P1 यानी यहाँ पर आपका हो गया P + P1 10 + 15 और अपॉन P - P1 यानी 10 - 15। उसके बाद में इसको अगर और सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 25/175 मल्टीप्लाई बाय 25/-5। क्यों? क्योंकि हम 10 में से 15 घटा रहे हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास में आता है -5/7 कह दें या 0.72 माइनस का। यहां पर जैसे ही माइनस का आप चिन्ह देखें तो आपको एक नोट डालना है। नोट क्या डालना है? वी इग्नोर नेगेटिव साइन बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह को हटा देंगे क्योंकि किसी वस्तु की मांग और उसके मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो क्या रह जाएगा फिर? यहाँ रह जाएगा 0.72। और अब आप देखिएगा 0.72 1 से कम है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी? EP <1, यानी कि इकाई से कम हो जाएगी, इकाई से कम होगी और ऐसी स्थिति में इसको अनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। इस प्रकार से आज हमने मांग की कीमत लोच को मापने की 4 जो मुख्य विधियां हैं उस पर हमने चर्चा की थी। कल हमारा जो अगला कंटेंट होगा वो इनकम इलास्टिसिटी पर होगा। धन्यवाद।